तो शुरू करते हैं स्टूडेंट विवाह एवं परिवार से। पिछली की वीडियो देखते आना ताकि आपको समझ में आता जाए। शुरू करते हैं। इस समुदाय में विवाह पूर्व यौन संबंध मान्य है, मतलब विवाह से पहले ही यौन संबंध मान्य है, किंतु ये संबंध एक ही क्षेत्र के व्यक्ति के साथ निषेध है। अगर एक ही क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसके साथ जो संबंध है वो मना है, नहीं हो सकता। तो वही बात कहा गया है, किंतु संबंध एक ही क्षेत्र के व्यक्ति के साथ निषेध है। विवाह के लिए कोई प्रकट वैवाहिक रीति रिवाज नहीं होते, लेकिन जब कोई युगल साथ साथ रहने लगता है उनमें यौन संबंध होते हैं और समुदाय को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती तो उन्हें पति पत्नी की मान्यता दे दी जाती है। वे परिवार का निर्माण करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के विवाह पड़ोसी क्षेत्रों के सदस्यों के बीच होते हैं। जो पड़ोसी क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हीं के बीच में ये विवाह ऐसे होते हैं, लेकिन इस बात की सावधानी बरती जाती है कि वह रिश्तेदार ऐसे ना हों जिसके साथ यौन संबंध मना हो, निषेध हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि किससे विवाह होना चाहिए किससे नहीं, यौन संबंध मतलब। यद्यपि चौलाइकन समाज में पुरुष की परिस्थिति महिला से उच्च होती है, बड़ी होती है। विवाह के लिए महिला की सहमति आवश्यक होती है। अगर वह इच्छुक होती है तो वह प्रणय निवेदन के लिए दिए गए उपहारों को ग्रहण कर अपनी सहमति जता देती है। जो उपहार दिया जाता है लड़कों की तरफ से, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो समझ लीजिए कि वो मान गई, लेकिन अगर उसने वो उपहार वापस लौटा दिया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वही बात है, अगर वह इच्छुक होती है तो वह प्रणय निवेदन के लिए दिए गए उपहारों को ग्रहण कर अपनी सहमति जता देती है। साथ ही उस पुरुष के क्षेत्र में जाने लगती है। जब महिला पुरुष वापस अपने कैंप में आकर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो समझा जाता है कि समुदाय ने उन्हें मान्यता दे दी है, समुदाय ने उन्हें विवाह की मान्यता दे दी है। इसी प्रकार इसी समय दोनों अन्य सदस्यों के साथ खाद्य पदार्थ एवं उपहारों का आदान प्रदान भी करना शुरू कर देते हैं, मतलब लेन देन जो भी चीज़ें होती हैं वो शुरू हो जाता है। अगर इस विवाह के प्रति कोई आपत्ति होती है तो लड़की के नातेदार जो होते हैं, लड़की के नातेदार उसे अपने क्षेत्र से वापस ले जाते हैं। अगर किसी कारण से लड़की पुरुष से असंतुष्ट होती है, अगर वो असंतुष्ट होती है लड़की पुरुष से, तो वह उस वस्तु को जो कि उसने उपहार में प्राप्त की थी वापस कर देती है और विवाह बंधन टूटा हुआ मान लिया जाता है। इस प्रकार अगर बात की जाए तलाक होता है तो तलाक के समय सारी चीज़ें वापस कर दी जाती हैं, तो वही चीज़ इसमें भी बढ़ता जाता है। ऐसे महिला पुरुष अपना जोड़ा फिर से चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चौलाइकन एकल विवाह मतलब एक ही समय में केवल एक ही व्यक्ति से विवाह के नियम को मानते हैं कि एक ही व्यक्ति से विवाह होना चाहिए, वो इस नियम को मानते हैं। इनके यहाँ माता के भाई मतलब मामा की पुत्री से विवाह को वरीयता दी जाती है, मतलब जो माँ है उसके भाई उसके मामा, जिसे मामा कहा जाता है, उसकी पुत्री है तो उसकी पुत्री से विवाह हो जाता है। मामा की जो बेटी होती है उससे विवाह हो जाता है। इस समाज में विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। जो विधवाएं हैं उन कह सकते हैं विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है उनके विवाह के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। जब एक कैंप में रहने वाला जोड़ा एक साथ रहते हुए अपना चूल्हा अलग करता है, मतलब अपना हर चीज़ जो खाने पीने रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको सारा अलग कर लेता है, मतलब अपना एक अलग ही परिवार बना लेता है।
तब समझा जाता है कि नया परिवार शुरू हो रहा है। ये इकाई प्रजनन, सर्जन एवं बच्चों के समाजीकरण की इकाई होती है। अन्य परिवारों की तरह ये इकाई भी कंदमूल एकत्रित करती है, मतलब इकट्ठा करती है, शिकार करती है, मछली पकड़ती है और अन्य छोटी मोटी वन संपदा इकट्ठी करती है, जिनका वह कैंप के अन्य सदस्यों के साथ उपभोग करती है, मतलब यूज़ करती है, जितने भी सदस्य होते हैं उस कैंप के उनके साथ। परिवार में कार्य का विभाजन स्पष्ट होता है। परिवार की बात की जाए तो उसमें जो कौन कार्य करेगा और कौन कैसा काम करेगा ये सब बांटा हुआ होता है। पुरुष एवं महिलाएं खाद्य सामग्री और छोटे मोटे वन उत्पादन का संकलन करते हैं। पुरुष शिकार करते हैं, वह टोकरी और छोटे मोटे औजार भी बनाते हैं। जो पुरुष होते हैं वह छोटे मोटे औजार और टोकरी भी बनाते हैं। लेकिन महिलाओं की बात की जाए तो वह पानी भरना, जलाने की लकड़ी इकट्ठा करना, खाना पकाना और शिशुओं की देखभाल करना महिलाओं के कार्य होते हैं। समस्त विनिमय और धार्मिक अनुष्ठान भी पुरुष द्वारा ही किए जाते हैं। तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान की बात की जाए तो वो भी पुरुष ही करता है। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी में जानते हैं इनकी साझेदारी के बारे में। चौलाइकन समाज में खाद्य सामग्री को आपस में बांटना एक ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। मतलब जो भी चीज़ें इकट्ठा करते हैं उसको ये आपस में बांट लेते हैं, जिससे कैंप के सदस्यों के मध्य एकता झलकती है। सभी में एकता होती है एक दूसरे के प्रति और समूह के सारे संबंध मजबूत बनते हैं। जितने भी सारे समूह होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है वो मजबूत बनते हैं। इसके माध्यम से चौलाइकन समुदाय के लोग परस्पर जुड़ते हैं। हर चौलाइकन परिवार द्वारा संकलित सामग्री, हर चौलाइकन जो परिवार होता है इनके द्वारा जो इकट्ठी सामग्री होती है, एक संकलित सामग्री तथा शिकार का एक हिस्सा कैंप के प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। शिकार जो भी किया जाता है उसका एक हिस्सा कैंप के प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। संकलन के बाद लौटने पर शाम को जब खाना पकाया जाता है तो खाने का बराबर हिस्सा कैंप के प्रत्येक परिवार में बांट दिया जाता है। मतलब कैंप जो होता है उसके जितने भी लोग होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। जो भी सामग्री लेकर आता है उसके बाद कैंप में बराबर भाग में बांट दिया जाता है। इस प्रकार कैंप के सारे परिवारों के बीच पके खाने का बहुविध आदान प्रदान होता है और इस प्रकार खाने का लेन देन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सिलसिलेवार चलने वाला क्रम है, ये मतलब चलता रहता है। ये कच्चे और पक्के खाने का पारस्परिक विनिमय तब तक ठीक से चलता है, मतलब लेना देना तब तक ठीक से चलता है जब तक कि कैंप के परिवारों की संख्या 4 या 5 से अधिक नहीं हो जाती। मतलब जैसे ही परिवार बढ़ा उनको अलग अलग समूह बना दिया जाता है। तो देखते हैं कैंप के परिवारों की संख्या 4 या 5 से अधिक नहीं हो जाती। अगर ये संख्या बढ़ती है तो नया कैंप बनाया जाता है। पुत्री के जो पति होते हैं, जो लड़की के पति होते हैं या दामाद, कोई अधिकार होता है कि वे अपने ससुर के क्षेत्र से खाना ले जाए, तो उनमें एक साझेदारी होती है एक दूसरे के प्रति। खाने के बारे में बात की जाए तो हर चीज़ मिल के करना, मिल के बांटना, जो भी चीज़ें इकट्ठा करके लेकर आया जाता है चौलाइकन लोगों द्वारा, तो इनको ये आपस में बांट लेते हैं अपने समूह में। इससे इनका समूह मजबूत बनता है और उनमें एकता भी बनी रहती है। आगे बात करते हैं सत्ता के बारे में। सत्ता किसके हाथ में होती है? जैसे आपके घर के मुखिया होते हैं तो हम जानते हैं, पहले पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हर परिवार का वृद्ध पुरुष उसका मुखिया होता है, मतलब बूढ़ा कह सकते हैं, जिसकी उम्र हो चुकी है, जो एजर है, जिसकी उम्र हो चुकी है वो उसका मुखिया होता है हर परिवार का। वह छुटपुट वन्य उत्पादन के संकलन को संगठित करता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको इकट्ठा करता है और वह समस्त विनिमयों के लिए उत्तरदायी होता है। कहाँ चीज़ देना है, कहाँ लेना है, सबके प्रति वही उत्तरदायी होता है। मतलब वही डिसाइड करता है कि ये चीज़ कहाँ जाने, किसको देना है, किसको नहीं देना है, तो वही करता है। जैसे आपके घर में अगर आप फादर की बात की जाए, आपके दादा की बात की जाए, तो ज़्यादातर वही जो भी काम होता है, बड़े काम, वही डिसाइड करते हैं। तो शिकार पर जाने और मछली पकड़ने की योजनाएं वही बनाता है। कौन? मुखिया। परिवार के सभी सदस्य उसका सम्मान करते हैं और उसके हाथ में कार्य को बांटने की सत्ता होती है।
कौन सा काम कौन करेगा ये मुखिया के ही हाथ में होता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक मुखिया होता है, उसके निर्णयों का पालन उस क्षेत्र के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो उस क्षेत्र के सदस्य होते हैं वो उसका पालन करते हैं, उनके जो भी नियम वो बना देते हैं उनका पालन करते हैं। ये विश्वास किया जाता है कि मुखिया के पास पराभौतिक शक्तियाँ होती हैं। वह वो जो समूह होता है वह समूह के देवी देवताओं की मूर्तियों का एकमात्र रखवाला होता है। देवी देवता दल के पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है कि जो देवी देवता हैं, जब पूर्वजों की बात की जाए तो उनकी आत्माओं का वही प्रतिनिधित्व करेंगे। चौलाइकर मानते हैं कि बीमारियां या तो प्रथागत नियमों के उल्लंघन करने से आती है। मतलब कि अगर आप कोई प्रथा है आपकी और अगर आपने उसको प्रथा को नहीं किया, इस प्रथा को नहीं माना, तो कोई ना कोई हानि हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, घर में कलेश हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें वो मानते हैं। तो चौलाइकर मानते हैं कि बीमारियां या प्रथागत नियमों के उल्लंघन करने से आती है, या किसी व्यक्ति द्वारा प्रेतात्माओं का आह्वान किए जाने पर। कोई प्रेतात्माओं की बात की जाए तो उसका आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं। इससे भी कह सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, बीमारी की बात की जाए या प्रेतात्माओं की बात की जाए तो इससे ही आती हैं। केवल मुखिया या शगुनिया ही समस्या का कारण और उसका समाधान भी बता सकता है। केवल मुखिया ही क्या कर सकता है, वही इसका समाधान बता सकता है कि कैसे क्या करना है इसके लिए। इन्हीं विश्वासों की वजह से मुखिया अपने क्षेत्र के और अन्य क्षेत्रों के सदस्यों को भी नियंत्रित करने में समर्थ हो पाते हैं। वो अपने क्षेत्र में भी हर चीज़ को नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, और अगर अन्य सदस्यों में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो उसको भी संभाल लेते हैं। ये मुखिया का मेन कर्तव्य होता है, जो हर उसकी बात की जाए तो वो अपनी भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल में हुए परिवर्तन में इनके क्या परिवर्तन हुआ। जो पहले मुखिया की क्या दर्जा था, अब परिवर्तन क्या हो गया, तो वो परिवर्तन के बारे में जानते हैं। चौलाइकन के निवास क्षेत्र में जो बाहर के समूह हैं और ठेकेदारों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। चौलाइकन के निवास क्षेत्र में जहाँ चौलाइकन रहते हैं वहाँ पे क्या हुआ, बाहरी समूह और ठेकेदारों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जो वहाँ छुटपुट वन संपदा की खोज में आने लगे हैं। चौलाइकन खाद्य पदार्थ के संकलन के स्थान पर छुटपुट अन्य उत्पादों का अधिक संकलन करने लगे हैं। वे इस प्रकार के संकलन का विनिमय खाद्य पदार्थों के साथ करने लगे हैं। इससे उन्हें फालतू समय कम मिलता है और समय की कमी होना उनके बीच झगड़े भी पैदा करता है। मुखिया की सत्ता भी कम होती जा रही है। अगर मुखिया की सत्ता की बात की जाए तो उसका कंट्रोल होता था, वो भी कम होता जा रहा है। पड़ोसी जनजातियों के द्वारा चौलाइकन महिलाओं को फुसलाना बढ़ गया है। जब थोड़ा सा बात की जाए, जो जनजातीय थे, जो बगल के कह सकते हैं पड़ोसी जो जनजातियाँ थी, उनके द्वारा क्या हुआ, जो चौलाइकन महिलाएं थीं उनको फुसलाना बढ़ गया है। ये सब परिवर्तन चौलाइकन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जो उनका एक अस्तित्व, जो उनके रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमने यहाँ तक कर लिया। हाल ही तक हमारा ये इतना कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपके पास बुक होगी तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे स्थानांतरित झूम कृषि एवं मातावंश परंपरा मानने वाले। मातावंश के जो होते हैं उन्हें खासी से जनजाति कहा जाता है। ये खासी लोग होते हैं, मातावंश से ही होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो खासी उत्तर और पूर्व भारत के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों के ज़िले में खासी पहाड़ियों के ज़िलों में निवास करने वाली मंगोल प्रजाति की जनजाति है। ये मंगोल की बात की जाए, इनकी जो प्रजाति है वो मंगोल है। यह एक मातावंश परंपरा वाला समाज है। मतलब माता जैसे पिता वंश होता है ना, पिता का कंट्रोल होता है, वैसे ही माता वंश में माता का कंट्रोल होता है। तो माता वंश परंपरा वाला समाज है। हालांकि बुनियादी तौर पर समस्त खासी समूह में समान भाषा एवं सामाजिक संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु इन समूह की संस्कृति, बोली एवं अर्थव्यवस्था इत्यादि में
कुछ सुस्पष्ट अंतर भी है। ये खासी विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। ये जो खासी लोग जनजाति है ये विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ हमने अपने विवेचन को मेघालय जिले के पश्चिमी खासी पहाड़ के पठार में निवास करने वाले खासियों तक सीमित रखा है। तो मैंने कह सकते हैं जो मेघालय की बात की जाए, मेघालय में जो खासी जनजाति रहती है उनके बारे में ही उन्हें बताया है। इनके बारे में क्या बताया है ये भी जानते हैं। इनके इतिहास और उनके आवास के बारे में जानते हैं। खासी जो जनजाति है, खासी पहाड़ियों का क्षेत्र सामान्य रूप से बंगाल और असम के प्रभाव से मुक्त रहा है। बंगाल और असम जो है उसके प्रभाव से मुक्त रहा है। इसकी शासन व्यवस्था अनेक छोटे छोटे स्थानीय शासकों मतलब राजाओं द्वारा नियंत्रित होती थी। इसकी जो शासन व्यवस्था थी कौन कंट्रोल करता था? अनेक छोटे छोटे जो स्थानीय राजा होते थे वो इनको नियंत्रित करते थे। जबकि ब्रिटिश शासक यहाँ आए उस समय यहाँ 25 शासकों का आधिपत्य था। 25 जो राजाएं थे उनका आधिपत्य था। तब से अब तक इस प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। इस क्षेत्र में सेना, व्यापारी और वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रवेश हुआ है। मतलब सेनाओं का, व्यापारियों का और वाणिज्यिक गतिविधियाँ जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उनका प्रवेश हुआ है। मशीनी की बात की जाए, मशीनों की बात की जाए तो इसको मशीनरियों पढ़ेंगे। मशीनरियों ने भी यहाँ अपने कार्यकलाप बड़े विस्तार के साथ शुरू किए। मतलब बड़ी संख्या में यहाँ पे मशीनें भी लगाई गई। यहाँ चर्च, स्कूल और अस्पताल खुले। खासियों के एक बड़े भाग में ईसाई धर्म अपना लिया। खासियों के एक बड़े भाग ने क्या कर लिया? ईसाई धर्म को अपना लिया। और 1972 में खासी लोगों का अपना अलग राज्य हो गया। इनका एक अलग राज्य हो गया जिसे मेघालय कहा गया। इनकी जनसंख्या 4 लाख से ऊपर है। 4 लाख से ऊपर है इनकी जनसंख्या। 1830 में आलू की खेती की शुरुआत के कारण खासी क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। तो आलू की जो खेती की बात की जाए तो 1830 में आलू की खेती की शुरुआत के कारण खासी क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए, बदलाव आया। आलू की खेती ने कुछ हद तक झूम कृषि का स्थान ले लिया। मतलब पहले झूम खेती बहुत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आलू के आने के बाद झूम खेती थी उसका स्थान ले लिया आलू ने। अन्य क्षेत्रों की तरह खासी क्षेत्र के कुछ भागों में अभी भी स्थानांतरित कृषि होती है। खासियों ने अपने घर पहाड़ी भूभाग, ढलानों एवं घाटियों में बनाए हुए हैं। कहाँ पर अपने घर बनाए हुए हैं? पहाड़ी भूभाग पर, पहाड़ी इलाकों में, ढलानों में, घाटियों में इन्होंने बनाए हैं। इस क्षेत्र में वर्षा सामान्यतः अधिक और कहीं कहीं बहुत अधिक होती है। बारिश की बात की जाए तो बहुत अधिक होती है। यहाँ जीवन जंतु और पेड़ पौधे बहुत बड़ी संख्या में हैं। खासी गांवों में घर झुंडों में होते हैं। गांव कैसे होते हैं? झुंडों में होते हैं। ये घरों के झुंड सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। मुख्य परिवार में से बड़ी बहनों को पूर्वजों के घर से बाहर रहना होता है। मुख्य परिवार में से जो बड़ी बहनों को पूर्वजों के घर से बाहर रहना होता है। प्राचीन काल में परिवार की बड़ी लड़कियां अपने पूर्वजों के घर के पास ही अपना घर बसा लेती थीं। तो जो पूर्वज होते थे उनके पास ही अपना घर बसा लेती थी जो लड़कियां होती थी, बड़ी लड़कियां होती थी। परंतु अब वह अन्य गांव में बसने लगी हैं। खासी गांव की सीमा में ही विवाह करती हैं। तो खासी गांव की सीमा में ही वह विवाह करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उसी गांव में अधिकांश रक्त संबंधी मतलब खून से संबंधित जो रिश्ते होते हैं, अधिकांश रक्त संबंधी ये विवाह से उत्पन्न नाते रिश्ते वाले लोग रहते हैं। मतलब अपने रिलेटिव जो खून संबंधित रिश्ते हैं वो भी रहते हैं और जो शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं वो भी रहते हैं। तो मतलब साथ साथ आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं इतना आराम से बढ़ा रही हूँ सबको। आगे बढ़ते हैं, इनके समूह के बारे में जानेंगे। समूह के बारे में जानते हैं।
खासी जनजातियों में कई कुर या कुल होते हैं। कुर या कुल से आप याद रखो कुर, ठीक है। कुल तो पता ही है, पर सबके घर में कह सकते हैं कुल होते हैं, हम स्कूल से हैं तो वही बात है, कुर या कुल होते हैं सब खासी जनजातियों में। इसे मातावंश परंपरा मानने वाले कुलों के सदस्य अपने आप को संतान पूर्वज से जुड़ा मानते हैं, समान पूर्वज से ही जुड़ा मानते हैं, मतलब एक ही पूर्वज से जुड़ा मानते हैं। एक ही कुल मतलब एक ही कुल के सदस्यों का समान माहुबाह या समाधि पत्थर होता है। इनका एक कह सकते हैं एक चिन्ह के रूप में बताऊं मैं तो आपको, एक चिन्ह के रूप में होता है, जहां एक कुल के सारे मृत सदस्यों की हड्डियों को दफनाया जाता है। मतलब जितने एक कुल के जितने परिवार होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं, जो मर जाते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती हैं उसको दफनाया जाता है। जब एक माहौबाह पूरा भर जाता है या कुछ सदस्य रहने के लिए काफ़ी दूरी पर चले जाते हैं तो उस माहौबाह की नई शाखा बना ली जाती है। मतलब अगर ये भर गई हैं हड्डियों से तो वो दूसरे स्थान पर या अगर वो दूर जाके बस जाते हैं तो वो वहाँ पर ही शुरू कर देते हैं हड्डियों को दफनाना। इस तरह एक नया कुल बन जाता है। इस प्रकार एक नया कुल बन जाता है। कालांतर में प्रत्येक कुल कई शाखाओं में बढ़ जाता है। कुल की प्रत्येक शाखा का अलग नाम होता है। अगर कुल की बात की जाए तो प्रत्येक शाखा की एक अलग नाम होता है, लेकिन सारी शाखाएं एक मुख्य कुल के समूह में ही गिनी जाती हैं कि हाँ ये उसी समूह की ही हैं। भले उसको जितना मर्जी बांट दिया जाए, इस साइड से कहीं भी कर दी जाए, लेकिन वो एक ही कुल के सदस्यों में गिनी जाती हैं। एक कुल और उसकी शाखा कुल सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं। मतलब एक कुल के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। एक कुल के सदस्य काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। जिसकी सीमाएं विभिन्न प्रदेशों के भूभाग में होती हैं। कई इनकी सीमाएं लंबी चौड़ी होती हैं। फलतः एक गांव में कई कुलों के सदस्य पाए जाते हैं। अब कई की बात की गई है, एक गांव में कई कुल के सदस्य पाए जाते हैं। खासी लोगों में एक और इकाई होती है जिसे कपोह कहते हैं, जिसके सदस्य एक ही नानी के वंशज होते हैं। कपोह में क्या होता है, इन्हें कपोह कहते हैं, जिसमें सदस्य एक ही नानी के वंशज होते हैं। इस तरह के मातावंश परंपरा वाले समूह के नातेदार सामान्यतः एक सीमित घरेलू परिवार में रहते हैं या ऐसे परिवारों में रहते हैं जो एक मुख्य परिवार की प्रत्यक्ष शाखाएं होती हैं। मतलब ये उसमें सीमित होते हैं। ये अलग की बात की जाए तो ये नहीं बनाते हैं, ये उसी कुल में ही गिने जाते हैं और उसी में ही ये रहते हैं। अब आइए पढ़ लेते हैं परिवार, विवाह एवं नातेदारी के बारे में। किनमें समूह के बारे में जाना हमें इनके। अब हम पढ़ेंगे परिवार, विवाह और नातेदारी कैसे होती है इनमें खासी लोगों में। खासी नातेदारी संगठन में स्पष्ट रूप से मातावंश परंपरा के नातेदारों वाले समूह जो कि कुल कहलाता है, आप कुल या कुल कह सकते हैं, और गैर मातावंश परंपरा वाले नातेदारों के समूह खह में भेद किया जाता है। मतलब एक तो कुल होता है, एक खा होता है। खासी समाज में माता पक्षीय एवं पिता पक्षीय नातेदारों में विवाह संबंध पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। माता पक्षीय और पिता वंश की बात की जाए तो माता से संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं उनमें विवाह नहीं किया जाता, और पिता पक्ष से जो भी लोग होते हैं उनमें विवाह नहीं किया जाता इनके बच्चों का। तो क्या है, खासी समाज में माता पक्ष और पिता पक्ष नातेदारों की बात कर रही हूँ मैं। नातेदारों में विवाह संबंधी पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पहली और दूसरी श्रेणी के चचेरे और मौसेरे, चाचा के और मौसी की बात की जाए, चचेरे और मौसेरे भाई बहनों के बीच विवाह का परिहार किया जाता है। मतलब अवॉइड किया जाता है, अवॉइडेंस जिसे कहते हैं, किया जाता है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को वरीयता नहीं दी जाती है। जैसे हो गया मामा के बच्चे या फूफा के बच्चे, तो इनमें विवाह की बात की जाए तो इनमें नहीं किया जाता शादी। विवाह को वरीयता की बात की जाए
मान्य नहीं होता है लेकिन ऐसे विवाह संभव अवश्य होते हैं। लेकिन विवाह मतलब वीरता तो नहीं दी जाती, लेकिन ऐसे विवाह संभव अवश्य है। वंशक्रम की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक इकाई यंग कहलाती है। ये कुल के विभाजीकरण की सबसे छोटी इकाई है। यह कपोह से भी छोटी इकाई होती है। ये एक किंग में एक यंग में 2 से 4 पीढ़ियां तक के लोग शामिल होते हैं। 2 से 4 पीढ़ियों तक के लोग शामिल होते हैं। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि 2 से 4 पीढ़ियां के लोग शामिल होते थे। कभी कभी इसमें केवल माँ और बच्चा ही होते हैं। यंग द्वारा विवाह तय किए जाते हैं। यंग द्वारा ही विवाह तय किए जाते हैं। पति को पत्नी के यंग में शामिल नहीं किया जाता, हालांकि वे एक ही घर में रहते हैं। एक यंग के सदस्य केवल मातावंश परंपरा के होते हैं, जिनका पूर्वजों की संपत्ति में समान अधिकार होता है। जिनमें जो पूर्वजों की संपत्ति की बात की जाए तो उनमें समान अधिकार होता है। ये मातावंश के होते हैं। वे सभी एक सामान्य सत्ता द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये समान अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। जो भी रीति रिवाज हैं उसको ये फॉलो करते हैं। यंग की सदस्यता माँ के माध्यम से मिलती है। यंग की जो सदस्यता की बात की जाए कि जैसे आपकी नानी या आपकी मम्मी हैं तो आपकी नानी से ही उनको वो मिलेगा। तो यंग की जो सदस्यता है वो माँ के माध्यम से ही मिलती है। संपत्ति की अभिरक्षक माँ होती है। मतलब अगर रक्षा की बात की जाए किसके अंडर में होगी संपत्ति तो वो माँ ही होती है। ये अधिकार माँ से सबसे छोटी लड़की को विरासत में मिलता है। मतलब अगर 3-4 बहनें हैं तो सबसे छोटी लड़की को ही उस संपत्ति का ज़्यादा भाग मिलता है। दूसरी ओर संपत्ति की देखभाल और परंपराओं को बनाए रखने की सत्ता मामा के हाथ में होती है। मतलब देखभाल के रूप में अगर बात की जाए तो मामा देखभाल करता है, लेकिन संपत्ति किसके हाथ में होती है तो वो बात की जाए तो मामा की बहन के ही हाथ में होता है। ये अधिकार मामा से बहन के पुत्र या भांजे को उत्तराधिकार में मिलता है। ये अधिकार भांजे को या उसके पुत्र को मिलता है, जिसकी जो मामा की जो बहन होती है उसके पुत्र को और भांजे को उत्तराधिकार में जो भी अधिकार की बात की जाए तो उसे मिलता है। खासी सत्ता के अधिकारों को विरासत के अधिकारों से स्पष्ट अलग रखते हैं। एक पुरुष जीवन प्रयत्न एक ही यंग का सदस्य बना रहता है। एक महिला भी जीवन प्रयत्न अपने यंग की सदस्य होती है। मतलब जो माँ के जो वंशज से होती है तो वो जो महिला होती है उसी वंशज की होती है, उसी यंग की होती है। तो एक महिला भी जीवन प्रयत्न अपने यंग की सदस्य होती है। यदि महिला स्वयं पूर्वजों की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं तो अपने यंग की सदस्य बनी ही रहती, परंतु उसकी तीसरी पीढ़ी अपने अलग यंग का निर्माण करती। वो अपने जो माता वंश की बात की उसकी सदस्य तो वो होती ही, लेकिन अगर उसकी पीढ़ी की बात की जाए, तीसरी पीढ़ी की बात की जाए तो वो अलग ही यंग निर्माण करती। यंग की वरिष्ठ मतलब बड़ी सदस्य भी विवाह तय कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः नवयुवक एवं युवतियाँ स्वयं ही जीवन साथी का चुनाव करते हैं। जो नई या लड़का लड़की होते हैं वो खुद ही चुनते हैं। विवाह संपन्न हो जाते हैं, बशर्ते विवाह उस गोत्र में ना हो जिनके बीच विवाह संबंध वर्जित है। ये ध्यान रखा जाता है कि जिनके बीच में विवाह नहीं हो सकता, ऐसा ध्यान रखा जाता है कि उनसे विवाह ना हो। अब पढ़ते हैं विवाह उपरांत। जब विवाह हो जाता है उसके बाद विवाह उपरांत आवास या विन्यास। आवास कहाँ पे रहते हैं वो जिनका विवाह हो जाता है। खासी समाज में परंपरात्मक रूप से पुरुष विवाह के पश्चात, जो पुरुष होता है विवाह के बाद अपनी माँ के घर में ही रहता है। पुरुष विवाह के पश्चात अपनी माँ के घर में ही रहता है और रात्रि बिताने अपनी पत्नी के घर जाता है। इस प्रकार पुरुष के 2 निवास स्थान होते हैं, एक उसकी माँ बहन का और दूसरी उसकी पत्नी का। फलतः घरेलू इकाई में माँ बच्चे
माँ के अविवाहित, विधवा या विधुर, विधुर मतलब होता है जिनकी पत्नी मर चुकी है, उन्हें विधुर कहा जाता है। तो अविवाहित परिवार का यह स्वरूप घरेलू इकाई में माँ, बच्चे या माँ के अविवाहित या विधवा, विधुर, तलाकशुदा भाई बहन होते हैं। परिवार का यह स्वरूप कुछ अरसे के बाद बदल जाता है या परिवर्तित हो सकता है। संभव है कि पति पत्नी के घर में आ जाए, जो पति है वो पत्नी के घर में आ जाए। अगर ये विधुर हो जाता है, मतलब इसकी पत्नी मर जाती है, तो वो क्या करता है, वो वापस अपनी बहन के घर आ सकता है। खांसी घरेलू इकाई के विकास चक्र में ये विभिन्न स्तर है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह गैर उत्तराधिकारणी के साथ हो, मतलब उसका अधिकार नहीं है, उसका उत्तराधिकार नहीं दिया गया लड़की को उसकी माँ के घर में, संपत्ति के रूप में बात की जाए तो गैर उत्तराधिकारणी के साथ हो, तो इसका अर्थ है कि उसकी पत्नी अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की नहीं है, क्योंकि उसको वो भाग मिला ही नहीं। छोटी लड़की को ही संपत्ति का भाग मिलता है। ज़्यादा बात की जाए तो संपत्ति का सबसे छोटी लड़की को ही भाग मिलता है। तो उसकी पत्नी अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की नहीं है अगर उसको संपत्ति नहीं मिली तो। ऐसी स्थिति में जब तक कि उनके पहली संतान उत्पन्न न हो जाए, दंपत्ति पत्नी की माँ के घर में रह सकते हैं। जो दंपत्ति होते हैं, जो युगल होते हैं, वो अपनी पत्नी की माँ के घर रह सकते हैं। उसके बाद वह अपना स्वयं घर बसाते हैं, जो प्राय पत्नी के घर के पास ही होता है, पत्नी के घर के पास ही होता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सत्ता राजनीतिक और एवं अनुष्ठानिक। इनकी सत्ता के बारे में जानते हैं, इनकी राजनीति और अनुष्ठान के बारे में जानते हैं। खासी समाज में परंपरात्मक और राजनीतिक सत्ता काफ़ी जटिल है, काफ़ी मुश्किल कह सकते हैं। काम करने की दृष्टि से इसके 4 स्तर होते हैं। पहला कुल, अगर पहले की बात करें तो पहला कुल, दूसरा गांव, तीसरा राइड, गांवों का समूह जिसे कहते हैं, और चौथा राज्य। ये 4 होते हैं। तो पहला तो होता है कुल, दूसरा होता है गांव, तीसरा होता है गांवों का जो समूह होता है उसे, और चौथे की बात की जाए तो राज्य होता है। प्रत्येक स्तर में एक मुखिया होता है। प्रत्येक, जैसे गांव में सरपंच होता है, राज्य की बात की जाए तो मुख्यमंत्री, तो इस प्रकार प्रत्येक स्तर में एक मुखिया होता है और एक परिषद होती है। परिषद में मामले पर निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श होता है, बातचीत होती है। कुल की खेती वाले जमीन का आवंटन एवं झगड़ों को निपटाना पहले स्तर अर्थात कुल की जिम्मेदारी होती है। जैसे खेती से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो कौन निपटाता है, वो कुल निपटाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरे की बात की जाए तो पहले से राइड मिलकर, मतलब जो समूह होता है गाँवों का, पहले से राइड मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। गाँवों का समूह ही एक राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य का मुखिया सीएम कहलाता है। कौन कहलाता है? सीएम कहलाता है, राज्य का जो मुखिया होता है। राइड मतलब होता है गाँवों का समूह। तो राइड दरबार, गांव दरबार और कुल दरबार के कार्यकर्ता एक निर्वाचन मंडल द्वारा सीएम का चुनाव करते हैं। सीएम का चुनाव कौन लोग करते हैं? राइड दरबार, गांव के दरबार और कुल दरबार, ये तीनों मिलकर ही सीएम का चुनाव करते हैं। सीएम से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लोगों का संरक्षण वैसे ही करेगा जैसे माँ अपने बच्चे के साथ करती है। वह वैसे ही उसको उनकी देखभाल करेगा जैसे माँ अपने बच्चे के साथ करती है। ये सीएम से अपेक्षा की जाती है। अंग्रेजी शासन ने विभिन्न परंपरात्मक जो संस्थाएं थीं, संस्थाओं के अधिकारों को काफ़ी कम कर दिया था। जो अंग्रेजी संस्थाएं थी, अंग्रेजी शासन था जो। स्वतंत्र भारत में मेघालय का क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उन क्षेत्रों में शामिल है जिनमें सरकार ने इन क्षेत्रों की व इनकी परंपरात्मक संस्थाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान रखे हैं। इनको सुरक्षा के लिए कई प्रावधान इन्होंने रखे हैं स्वतंत्रता के बाद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन हुए? राजनीति के बारे में भी जाना हमने, उनके अनुष्ठान के बारे में भी जाना। हम जानते हैं हाल में हुए परिवर्तन क्या हुआ। खासी क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल रहा है। व्यापार की बात की जाए, वाणिज्य की बात की जाए, जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उन उत्पादन से रिलेटेड उनकी बात की जाए, और उद्योगों की बात की जाए तो उनको बढ़ावा मिल रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है पहले से। महिला व पुरुष दोनों में साक्षरता का स्तर ऊंचा है। सार्वजनिक
सार्वजनिक भूमि का निजी भूमि में परिवर्तन यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जो सार्वजनिक भूमि थी अब निजी भूमि बन गई है सबका, ये कहीं ना कहीं परिवर्तन है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए हैं। परिवार की संरचना भी बदल रही है, जो पहले थी अब नहीं रही परिवार की संरचना। अधिकाधिक लोग अपने एकल परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पति पत्नी और बच्चे बस इतने तक ही सीमित रहते हैं। अब ऐसा ही प्रयास करते हैं पूरा, जैसे पहले पूरा दादाजी रहते थे, पूरे 4-5 सदस्य होते थे, अब 12-13 उससे भी ज़्यादा। तो वैसा नहीं है, परिवर्तन आ रहा है। परिवार में मामा की सत्ता कमज़ोर होती जा रही है। वह अपने स्वयं के परिवार में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। जो पहले मामा जो होते थे क्या करते थे, वो बहन के बच्चों की देखभाल करता था पहले मामा, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो अपने बच्चों में ही व्यस्त हो गया है। ये कह सकते हैं अपने परिवार में ही व्यस्त हो गया है पहले से। हालांकि महिलाओं ने अभी भी अपने अधिकार बरकरार रखे हुए हैं। महिलाओं ने अभी भी जो उनके अधिकार थे उसको बरकरार रखा हुआ है। फिर भी उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वह अपने पड़ोसी क्षेत्रों की पितावंश परंपरा से प्रभावित हो रही हैं। जो पितावंश परंपरा थी उनके पड़ोसियों में, उससे वो प्रभावित हो रही हैं। और दूसरी ओर भारतीय संविधान ने खासी क्षेत्र एवं खासी जनजातियों की स्वतंत्रता को सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है। जो भारतीय संविधान ने जो खासी क्षेत्र थे, उनकी जो जनजातियाँ थी, खासी जनजातियाँ, उनकी स्वतंत्रता कह सकते हैं, उसको कहीं काफ़ी चीज़ों को मजबूत बनाया है। तो आज के लिए हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम अब क्या पढ़ेंगे, बहुपतीय विवाह और पशुपालक के पढ़ेंगे, जिसमें हम टोंडा लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।